नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ प्रकाश मेहरा। आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के टॉपिक राजनीतिक दल का हमने कुछ अध्ययन पहले करा दिया था। आज हमारा ये है अध्ययन। जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा दलीय पद्धति के दोषों को दूर करने के उपाय। दलीय पद्धति के दोषों को दूर करने के उपाय। आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है राजनीतिक दल में वो दलीय पद्धति के दोषों को दूर करने के उपाय। हमने राजनीतिक दलों का अध्ययन इन टॉपिकों का पूर्व में करेंगे। हमने एक टॉपिक हमारा था राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या है? दूसरा हमारा टॉपिक था राजनीतिक दलों का महत्व। राजनीतिक दलों का महत्व। तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो था राजनीतिक दल की परिभाषा। राजनीतिक दल की परिभाषा। तीसरा जो हमारा टॉपिक था राजनीतिक दल की परिभाषा। हम राजनीतिक दल किसे कहते हैं हमने कई लेखकों की परिभाषाओं का अध्ययन किया। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक था राजनीतिक दल के तत्व। राजनीतिक दलों के तत्व कौन कौन से हैं हमने तत्वों में बात की। उसके लिए संगठन की जरूरत होती है और कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, सिद्धांतों की जरूरत होती है, संवैधानिक साधनों में विश्वास करने वाला हो, शासन में प्रभुत्व की इच्छा रखता हो और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानता हो। नेक्स्ट था राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के आधार। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति किस आधार पर होती है राजनीतिक दलों की? ये हमारा 5 नंबर टॉपिक था कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति कैसे कैसे होती है। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति एक तो मानव की स्वभाव के परिणाम से होती है। मानव का स्वभाव है कि वो अपना संगठन बनाए और उस सरकार में गतिविधियों में भाग ले। दूसरा है आर्थिक हित देखते। तीसरा है वातावरण संबंधी प्रभाव डालते हैं। चौथा है धार्मिक और सांप्रदायिक होना है। फिर है राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिका। राजनीतिक दलों के कार्य एवं भूमिका। राजनीतिक दलों के कार्य क्या है और उनकी भूमिका क्या है? इस टॉपिक को हमने मुख्य राजनीतिक दलों का यही होता है लोकतंत्र का निर्माण करते हैं, चुनावों का संचालन करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं, शासन संबंधी जो कार्य है शासन सत्ता को मर्यादित करते हैं, सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करते हैं, राजनीतिक चेतना का प्रचार करते हैं, जनता और शासन के बीच संबंध करते हैं। फिर हमने दल प्रणाली का मूल्यांकन। फिर हमारे दल प्रणाली का मूल्यांकन का मतलब उसके गुण व दोष। गुण कौन से हैं, दोष कौन से हैं? मूल्यांकन का मतलब है गुण व दोष। गुण और दोषों का दोनों का अध्ययन मूल्यांकन कहलाता है। उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दलीय पद्धति के दोषों को दूर करने के उपाय क्या होते हैं। हमने दोषों की अध्ययन किया। दोषों के अध्ययन करने से हमने 10-12 दोषों की बात की, जिसमें हमारा था सामान्य नैतिक स्तर गिर जाता है, भ्रष्टाचार आता है, जनता में नैतिक मतभेद हो जाते हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार आता है, धन और समय का अपव्यय होता है, सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को स्थान नहीं मिलता, परमात्मा शिक्षा प्रदान करती हैं, राष्ट्रीय हित को हानि पहुंचाती हैं, लोकतंत्र के विकास में बाधा। ये हमने 10 जो दोष थे उन दोषों का अध्ययन किया। निसंदेह दलीय पद्धति में कुछ दोष हैं। इन दोषों के कारण दलीय पद्धति को समाप्त करने का विचार नहीं किया जा सकता। हम किसी दोष के आधार पर उसे खत्म नहीं कर सकते, बल्कि
आवश्यकता इस बात की है, जरूरत हमें इस बात की है कि जो दलीय पद्धति के दोष है उन्हें दूर किस प्रकार से किया जाए। दलीय पद्धति के दोषों को दूर करने के कुछ उपाय हैं। उपायों में क्या है, हम सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है, महत्वपूर्ण उपाय है कि निष्पक्ष राजनीतिक दलों का गठन हो। सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है, निष्पक्ष राजनीतिक दलों का गठन हो। निष्पक्ष का मतलब जो किसी समाज से संबंधित न है, जो किसी क्षेत्र से संबंधित न है, जो किसी जाति से संबंधित न है, जो किसी धर्म से संबंधित न है, यानी इस प्रकार की किसी भी संकीर्णता से दर्शित आधार पर दल का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। दलों के निर्माण का आधार वर्ण, वर्ग या धर्म न होकर आर्थिक तथा राजनीतिक विचारधाराएं और कार्यक्रम होना चाहिए। दूसरा है राजनीतिक समस्याओं का ठीक से मूल्यांकन। राजनीतिक समस्याओं का ठीक से मूल्यांकन। राजनीतिक समस्याओं का ठीक से मूल्यांकन। महत्वपूर्ण जो दोष है कि राजनीतिक समस्याएं होती है उनका ठीक से मूल्यांकन नहीं हो पाता, ठीक से कार्यक्रमों का मूल्यांकन नहीं हो जाता। इसलिए जनता को शिक्षित करने या आर्थिक जो असमानता है उसको दूर करने में आर्थिक स्थिति को सुधारने की चेष्टा की जानी चाहिए, जिसे राजनीतिक रूप से समझा जा सके। तो सबसे दूसरा हमारा है कि राजनीतिक समस्याओं का ठीक से मूल्यांकन हो। जनता, शिक्षित जनता राजनीतिक समस्याओं को ठीक प्रकार से समझ सकती है। आर्थिक समानताओं को दूर करने के लिए सामान्य जनता को आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश होगी और आर्थिक स्थिति को समझने के बाद उसे सुधारने की चेष्टा होनी चाहिए, जिससे सामान्य जनता अपने राजनीतिक उत्तरदायित्वों को भली भांति समझ सके। तीसरा है राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। राजनीतिक दल इस आधार पर गठित कर दिए जाते हैं, किसी क्षेत्र से संबंधित, किसी जाति से संबंधित, किसी धर्म से संबंधित, किसी संप्रदाय से संबंधित। जो दो दलीय नेता जब दल का निर्माण करते हैं तो कार्यकर्ताओं को स्वार्थ त्याग कर सच्चाई से देश के हित के लिए कार्य करना चाहिए। दलों के द्वारा अपने स्वार्थों तथा हितों को त्याग कर राष्ट्रीय महत्व पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दलीय अनुशासनता में कमी की जानी चाहिए। नंबर 4 है सहिष्णुता और सहनशीलता। सहिष्णुता और सहनशीलता। सहिष्णुता और सहनशीलता राजनीतिक दलों का आधार। राजनीतिक दलों का व्यवहार विभिन्न दलों के द्वारा परस्पर सहिष्णुता और सहनशीलता के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए। बहुमत दल के द्वारा अपने प्रत्येक कार्य में समस्त सामाजिक हितों को ही दृष्टि में रखा जाना चाहिए। बहुमत दल द्वारा विरोधी दलों को उचित आदर दिया जाना चाहिए। विरोधी दलों द्वारा विरोध के लिए विरोध की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। नंबर 5 आचार संहिता। आचार संहिता राजनीतिक दलों के लिए उचित आचार संहिता होनी चाहिए। राजनीतिक दलों के नैतिक नियमों और व्यवहार पर आधारित
आचार नियमों का पालन किया जाना चाहिए और राजनीतिक दल बदल जैसे अनैतिक कार्यों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 6, कठोर प्रतिबंध। कठोर प्रतिबंध किन क्षेत्रों में होना चाहिए? कठोर प्रतिबंध किन के लिए होना चाहिए? इसके अतिरिक्त दलों की अनुचित कार्रवाइयों को रोकने के लिए शासन की ओर से नियंत्रित और प्रतिबंधित कानून होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सामान्य अनुभव यह है कि व्यवहार में दलीय आधार पर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन किया जा सकता है और वो भी बहुदलीय व्यवस्था होने पर न तो शासन दल ठीक प्रकार से कार्य कर पाता और न ही विपक्षी दल उचित भूमिका निभा पाते। उपयुक्त शर्तों की पालना कर देते हैं, उपयुक्त बातों की हम पालना कर देते हैं तो लोग दलीय पद्धति के दोषों को दूर किया जा सकता है। जनतंत्र के लिए दलों का अस्तित्व अनिवार्य है, इसलिए इसका अंत तो किया ही नहीं जा सकता, केवल उसको दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए और किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है दल विहीन प्रजातंत्र की अव्यवहारिकता। दल विहीन प्रजातंत्र की अव्यवहारिकता। दल विहीन प्रजातंत्र की अव्यवहारिकता। दलीय व्यवस्था के विरुद्ध जो तर्क दिए गए हैं वो बहुत कुछ सत्यता है और ये कहा जा सकता है कि जहां कहीं भी दलीय सरकार स्थापित हुई है वह दलीय संघर्ष, दलबंदी की भावना, वर्गीय विधान निर्माण होता है। दलीय व्यवस्था की इन बुराइयों के पर दृष्टि रखते हुए, दलीय व्यवस्था की इन बुराइयों को देखते हुए, इन बुराइयों को देखते हुए दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। दल विहीन प्रजातंत्र की अव्यवहारिकता हम इस आधार पर कहते हैं कि दलीय दोषों को दूर करने के लिए दल व्यवस्था को खत्म कर दे तो दल विहीन प्रजातंत्र अव्यवहारिक हो जाएगा। यह हमें समझने की जरूरत है। दलीय व्यवस्था के विरुद्ध जो तर्क दिए जाते हैं उनमें बहुत कुछ सत्यता है। यह कहा जा सकता है कि कहीं दलीय सरकार स्थापित हुई है और वहीं दलीय संघर्ष भी हुआ है, दलबंदी की भावना हुई है, वर्गीय विधान निर्माता भी हुआ है। दलीय व्यवस्था की इन बुराइयों को दूर करते हुए अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किया। उनका यह कहना था कि दल होना ही नहीं चाहिए। भारत में श्री जयप्रकाश नारायण इस प्रजातंत्र को उन्होंने इस जो व्यवस्था है प्रजातंत्र का उन्होंने भी इसी रूप का प्रतिपादन किया। इन विद्वानों का विचार था कि दल विहीन लोकतंत्र में ही लोकतंत्र का वास्तविक आदर्श होगा, वास्तविक आदर्श की सिद्धि होगी। किंतु दल विहीन लोकतंत्र का विचार जितना अच्छा लगता है उतना ही क्रियान्वित और व्यवहारिक नहीं होगा। एक आदर्श के रूप में दल विहीन लोकतंत्र चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो न हो उसका व्यवहारिक मूल्य शून्य है। व्यवहार में किसी भी देश में दल विहीन लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता। तो दल प्रणाली के कौन कौन से हैं नेक्स्ट बात करते हैं। दल प्रणाली के दल प्रणाली दल प्रणाली तीन प्रकार की है। दल प्रणाली तीन प्रकार की है। एक है एक दलीय, एक है एक दलीय, दूसरी दल प्रणाली है द्विदलीय और तीसरी हमारी प्रणाली है बहुदलीय। बहुदलीय तीन प्रकार की दल प्रणालियां, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय प्रणाली कौन सी है? सबसे पहले हमें एक दलीय प्रणाली को समझना। एक दलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली कौन सी है इसको समझने की जरूरत है। जिस देश में केवल एक ही दल और वही दल शासन शक्ति का प्रयोग करता है
और एक ही दल के सदस्य, वहां दल प्रणाली एक दल प्रणाली कहलाती है। जहां सिर्फ एक ही दल हो, वही सरकार चलाता हो, वही क्रियान्वित करता हो, उसको हम एक दलीय शासन प्रणाली कहते हैं। इसका उदाहरण हम साम्यवादी देशों में दे सकते हैं। साम्यवादी देश शासन प्रणाली कौन किन देशों में? एक आता है हमारा चाइना, दूसरा हमारा आता है सोवियत देश। दो देशों में एक दलीय प्रणाली कहा जा सकता है, क्योंकि हम वहाँ इस दल के बाद कोई दूसरी दल व्यवस्था नहीं। एक दलीय प्रणाली तो संविधान से मान्यता प्राप्त होती है, जैसे कि साम्यवादी राज्यों में संविधानों में साम्य दल का उल्लेख करते हुए अन्य दलों के संगठन पर निषेध कर दिया गया है। अनेक बार ऐसा कहा जाता है कि संविधान द्वारा तो अन्य राजनीतिक दलों का निषेध नहीं किया जाता, लेकिन शासन दल संविधानोत्तर उपायों से अन्य राजनीतिक दलों का दमन कर शासन शक्ति पर एकाधिकार स्थापित कर लेता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी राज्य में एक से अधिक राजनीतिक दल हो, लेकिन राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से दूसरे दलों का प्रभाव नगण्य हो, तो वैसी ही स्थिति द्विदलीय प्रणाली वाले राज्यों में दो से अधिक राजनीतिक दलों में हो जाती है। इसे व्यवहार में एक दलीय प्रणाली वाला देश ही कहा जा सकता है, एक दलीय प्रणाली वाला राज्य ही कहा जा सकता है। एक दलीय प्रणाली को सामान्यतः सर्वाधिकारवादी जनहितैषी विरोधी कहा जाता है, किंतु सदैव ऐसा नहीं होना आवश्यक नहीं है। उद्देश्य की दृष्टि से एक दलीय प्रणाली के विभिन्न रूप हो सकते हैं। हिटलर और मुसोलिनी भी एक दलीय प्रणाली का उद्देश्य सत्ता हस्तगत करना है और उस पर अपना एकाधिकार बनाए रखना है, लेकिन टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा ने एक दलीय प्रणाली का निश्चित ही जनहितैषी वर्तमान बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था को श्रेष्ठ माना, इस व्यवस्था को अच्छा माना। नेक्स्ट आता है हमारा द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली एक दलीय प्रणाली को समझिए, जहाँ शासन व्यवस्था में एक ही दल सक्रिय है, दूसरे दल निष्क्रिय है। जब तो उस व्यवस्था को, उस देश की शासन व्यवस्था को हम एक दलीय प्रणाली कहते हैं। इसका उदाहरण हमने साम्यवादी देशों को दिया है। द्विदलीय प्रणाली वो है जब देश की राजनीति में केवल दो ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं, तो हम द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। द्विदलीय प्रणाली वाले राज्यों में दो से अधिक राजनीतिक दलों का गठन वैधानिक आधार पर प्रतिबंधित नहीं होता, प्रतिबंधन तो नहीं होता। दो से अधिक राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि उनका राजनीतिक विशेष प्रभाव नहीं होता, उन्हें शासन में भागीदारी प्राप्त नहीं होती। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में द्विदलीय प्रणाली है। इंग्लैंड में उदार दल और श्रमिक दल दो राजनीतिक दल, इनके अतिरिक्त उदार दल और स्कॉटलैंड तथा वेल्स में राष्ट्रवादी दल भी, लेकिन उनका राजनीतिक दल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है, वहाँ दो प्रमुख राजनीतिक दल है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक वाले। यानी द्विदलीय में हम इंग्लैंड और अमेरिका की बात कर सकते हैं। इंग्लैंड, यूके और अमेरिका, यूएसए, इनका जो है हम द्विदलीय की बात कर सकते हैं, द्विदलीय प्रणाली का बात कर सकते हैं। अब हमें इसको समझने की जरूरत है। द्विदलीय प्रणाली की एक दलीय प्रणाली में जब एक दल है तो कोई दुर्दोष नहीं। हम द्विदलीय प्रणाली के सबसे पहले लाभ की बात करते हैं। द्विदलीय प्रणाली के लाभ कौन से हैं? द्विदलीय प्रणाली से शासन को क्या फायदा होने वाला है, ये हमें लाभ की बात करते हैं। द्विदलीय प्रणाली का लाभ में नंबर एक आता है हमारा, नंबर एक हमारा जो आता है वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। नंबर एक है वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। द्विदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। प्रजातंत्र का वास्तविक अभिप्राय यह है कि जनता द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था में सरकार का निर्माण जनता द्वारा नहीं बल्कि राजनीतिक दलों द्वारा आपसी समझौते से होता है। केवल द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत जनता की
की इच्छाओं का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। इसके अंतर्गत वही दल शासन का संचालन करता है जिससे मतदाता का बहुमत हो। स्वाभाविक रूप से यह व्यवस्था प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुकूल होती है। जनसंख्या के बहुमत से इस प्रणाली का अत्यंत प्रसन्न रहता है। शासन की नीतियों का प्रशंसा से पालन किया जाता है। नंबर 2, सरकार का निर्माण सरल। सरकार का निर्माण सरल। बहुदलीय पद्धति में कई देशों को, कई दलों को बहुमत मिल जाने से वो सारे दल साठ-आठ में लगे रहते हैं, जबकि द्विदलीय पद्धति में सीधी सी बात है, एक दल को सबका बहुमत मिल जाता है, इसलिए सरकार का निर्माण आसान हो जाता है। संसदीय शासन वाले देशों में केवल 2 ही राजनीतिक दल हो तो मंत्रिमंडल का निर्माण करना सरलतापूर्वक किया जा सकता है। बहुमत दल को सरकार के निर्माण के कार्य सौंपा जाता है जब तक दल अविश्वसनीय हो जाता है, आगामी चुनाव में हार जाता है तो शासन की शक्ति दल के हाथ में आ जाती है। नेक्स्ट है शासन की सहायता और निर्णय करता है। शासन का स्थायित्व और निरंतरता। शासन का स्थायित्व और निरंतरता। शासन में सबसे अधिक आवश्यक द्विदलीय बनाने का यह है कि शासन सुदृढ़ और स्थायी शासन होता है। इन गुणों में द्विदलीय शासन पद्धति द्वारा किया जा सकता है। मंत्रिमंडल को व्यवहारिक एक दल का समर्थन प्राप्त होता है। इस समर्थन के आधार पर मंत्रिमंडल दृढ़ता का शासन कार्य कराता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य सरकारें स्थायी होती है। इनके द्वारा अपने कार्य नीति में विश्वास कार्य रूप में किया जाता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन का सफलता का रहस्य द्विदलीय प्रणाली है और यूके में भी सफलता का रहस्य द्विदलीय प्रणाली ही है। नंबर 4, संवैधानिक गतिरोध की आशंका नहीं। संवैधानिक गतिरोध की आशंका नहीं। संवैधानिक गतिरोध की आशंका नहीं। बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत अनेक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई भी राजनीतिक अकेले या पारस्परिक समझौते के आधार पर सरकार का निर्माण नहीं कर पाता और संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन द्विदलीय प्रणाली में कभी भी संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक समय विरोधी दल वर्तमान शासन का अंतर्गत शासन व्यवस्था पर अधिकार करने के लिए प्रेरित रहता है। नंबर 5, शासन एकता और उत्तरदायित्व की व्यवस्था। शासन की एकता और उत्तरदायित्व की व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था में क्या है, एक दल कार्य सफलतापूर्वक करना शासन का एकीकरण नितांत आवश्यक हो जाता है। शासन दल इस प्रकार एकता द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत संभव है। द्विदलीय प्रणाली में शासन में कुशलता का उत्तरदायित्व आसानी से स्थापित किया जाता है, क्योंकि जो राजनीतिक दल बहुमत में होता है शासन संबंधी कार्यों का उत्तरदायित्व उसी पर होता है। बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न होकर उत्तरदायित्व निश्चित नहीं हो सकता। नंबर 6, संगठित विरोध। संगठित विरोधी दल। द्विदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि राजनीतिक दल शासन संचालन का कार्य नहीं वरना शासन को नियंत्रित रखने का कार्य भी करता है। शासन को नियंत्रित रखने का कार्य उसी प्रकार भली भांति किया जा सकता है जब विरोधी दल सुसंगठित पर्याप्त शक्तिशाली हो। विरोधी दल के अंतर्गत विरोधी दल सदैव इस स्थिति में रहता है कि वो उस व्यवस्था पर कंट्रोल रख सके। तो हम राजनीतिक दलों में ये लाभ की बात कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक था द्विदलीय पद्धति के दोषों को दूर करने के उपाय। इसमें हमने 6 टॉपिकों की बात की। निष्पक्ष राजनीतिक दलों का घटक, राजनीतिक शिक्षा पर ठीक से मूल्यांकन हो, राष्ट्रीय सर्वोपरि हो, सहिष्णुता और सहनशीलता हो, उचित आचार संहिता हो, कठोर प्रतिबंध।
द्विदलीय दल विहीन प्रजातंत्र अव्यवहार्य। कुछ लोग ये चाहते थे कि दल नहीं होना चाहिए, परंतु दल विहीन प्रजातंत्र की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार फिर हमने दल प्रणाली के रूपों की बात की। तो 3 रूप के एक दलीय व्यवस्था के लिए हमने साम्यवाद का उदाहरण लिया। साम्यवादी देशों में एक दलीय शासन प्रणाली है। द्विदलीय प्रणाली के लिए हमने इंग्लैंड और यूके और यूएसए का उदाहरण दिया। इसके अलावा है वास्तविक प्रणाली में सरकार की स्थापना होती है, सरकार का निर्माण सरल हो जाता है, शासन का स्थायित्व रहता है, संवैधानिक गतिरोध की आशंका नहीं रहती, शासन की एकता उत्तरदायित्व और संविधान विरोधी होता है। थैंक यू, धन्यवाद। कल हम करेंगे दलीय व्यवस्था के दोषों का वर्णन।